नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रात 10 बजे के इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार से राज्य के साल 2022 और 23 के मुख्य बजट और नवीन मत प्रस्ताव पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बजट तैयारी पर ये मंत्री स्तरीय चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालय में सोमवार से 3 दिनों तक होगी। शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार सुबह 11 बजे से, मंत्री अमरजीत भगत दोपहर 12 बजे से, मंत्री जयसिंह अग्रवाल दोपहर 1 बजे से, मंत्री उमेश पटेल दोपहर 3 बजे से, मंत्री अनिला भेड़िया से उनके विभागों की बजट तैयारी और नवीन मत प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसी की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को मंत्री कवासी लखमा, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री शिव कुमार डहरिया और मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों की बजट तैयारी पर चर्चा करेंगे। 12 जनवरी को मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री TS सिंहदेव, मुख्यमंत्री खुद अपने विभागों के बजट की तैयारी पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सभी राज्यों के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए हैं। बैठक में सदस्यता अभियान, अगले 3 महीने की रूपरेखा और साल 2023 और 24 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव समेत अगले महीने की 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों को केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर जमीनी लड़ाई लड़ने के निर्देश दिए। सदस्यता अभियान से लेकर जन जागरण अभियान और ट्रेनिंग प्रोग्राम पर विशेष फोकस दिया गया था, जिसमें जो हम अपने प्रदेश की उपलब्धियों को हमने बताया है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख मेंबरशिप रखा है। 2,32,950 सदस्य अभी तक बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक आरक्षकों को CM भूपेश बघेल सौगात देने वाले हैं। उनका प्रमोशन कर उन्हें आरक्षक के समान वेतन भत्ते देने की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय निर्देशित किया गया है। इस प्रस्ताव के पारित होते ही सहायक आरक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। CM भूपेश की इस घोषणा के बाद सहायक आरक्षकों में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता और सभी मोर्चे की टीम उत्तर प्रदेश में जाकर छत्तीसगढ़ सरकार की कमियां गिनाएंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की एक टीम तैयार हो चुकी है। ये 1 सप्ताह के भीतर ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएगी। वहां पर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति से अवगत कराएगी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता और मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की सराहना तो केंद्र सरकार ने भी की है। छत्तीसगढ़ में किसानों और ग्रामीणों के आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसे उत्तर प्रदेश की जनता को भी बताएंगे। तमाम जो कमियां छत्तीसगढ़ में है, तमाम जो अराजकता छत्तीसगढ़ में है, चाहे वो लूट हो, हत्या हो, चाहे तमाम प्रकार के यहां पर भ्रष्टाचार है, इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के निर्देशानुसार वहां पर जाएंगे और छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति को, जो पर्दे के पीछे वास्तविक स्थिति है, उसको उजागर करेंगे। मेरा मोर्चा प्रदेश छत्तीसगढ़ की बहनें 10 जनवरी के पश्चात यूपी चुनाव में वो प्रस्थान करेंगी और हम बहनों का उद्देश्य ये है कि यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। नगर निगम और जिला पंचायत नगर पालिका के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की परिषद बनती है, कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत के आते हैं ग्रास रूट पे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं बचा रह गया। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जाकर क्या बात करेगी वो स्वयं इस बात को जानते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि यूपी में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए अंडर करंट है, जिसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। कांग्रेस विधायक हर्ष यादव का कहना है कि प्रियंका गांधी ने यूपी की आधी आबादी को साधने का काम किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ प्रियंका गांधी ने कमाल किया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस को यूपी की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। सारंग ने यह भी कहा कि कम से कम चुनावों के दौरान कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात करने लगी है।
और निश्चित रूप से जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला उन्होंने एडॉप्ट किया है और जो वचन पत्र घोषणा की है, निश्चित रूप से लोगों में करंट है, लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान आया, झुकाव आया है। मेरा ऐसा मानना है कि बेहद सकारात्मक परिणाम हमारे लिए आएंगे, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और हमारी सीटों में वृद्धि होगी। देखिए, हम इस बात से प्रसन्न हैं कि कांग्रेस अब राष्ट्र प्रेम करे ना करे उसकी बातें तो करने लगी। 5 जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। हारी हुई मानसिकता के साथ कांग्रेस आगे आ रही है। पूर्व मंत्री और लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। इमरती देवी ने ग्वालियर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वहां पहुंची थी, जहां वो कार्यक्रम को संबोधित करते करते भावनाओं में बह गई और उपचुनाव में हार के लिए बीजेपी को ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि वो 2004 से चुनाव जीतती आ रही हैं। पहले जिला पंचायत का जीता, फिर 2008 से विधायक थी, लेकिन उपचुनाव में वो हार गई क्योंकि पार्टी बदल ली थी। नहीं तो किसी में दम नहीं कि उन्हें हरा दे। हम 2004 में जिला पंचायत सदस्य बन गए थे और 2008 से अभी तक विधायक रहे। अब 20 में हार गए तो क्या पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। खंडवा की धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर अब इतिहास रचने को तैयार है। ओमकारेश्वर में अष्टधातु से बनी आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी। इसे एकात्मता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ वननेस यानी एकता की मूर्ति नाम दिया गया है। आपको बता दें कि जिस कंपनी ने सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने में सहयोग किया है, उसी कंपनी को इस प्रतिमा को बनाने का काम सौंपा जाएगा। शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के न्यासी मंडल की बैठक भोपाल में शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई थी, जिसमें शंकराचार्य की प्रतिमा संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के संबंध में चर्चा हुई। शोध कार्य करके व्यवहारिक धरातल से इसे जोड़ते हुए हम हमारे प्रदेश के और देश के लोगों का जीवन कैसे परिवर्तित करें, इस पावन उद्देश्य से आचार्य शंकर न्यास की स्थापना हुई। एक नजर बिग न्यूज पर। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी बीते 24 घंटे में 22,751 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की जान गई है। वहीं 10,179 कोरोना मरीजों की रिकवरी हुई है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने यह बताया है कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 11 से 13 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में कल से ठंड बढ़ सकती है। बर्फ से ढके जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बीएसएफ के एक जवान समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया। आपको बता दें कि इन दिनों घाटी में बर्फ की सफेद चादर चढ़ी हुई है। बर्फबारी के बीच कई लोग दुर्गम क्षेत्र में फंस जाते हैं, जिसे लेकर अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रकाश पर्व के मौके पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है और इस बीच अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खास तरीके से सजाया गया है। यहाँ रंग बिरंगी लाइटों के साथ पूरा स्वर्ण मंदिर जगमग है। इस दौरान यहाँ आतिशबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित विश्व प्रसिद्ध राम राजा मंदिर में अब एक प्रहर यानी सुबह और शाम को 500 भक्तों का ही प्रवेश हो पाएगा। इस तरह दोनों प्रहर 1000 श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को एक दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन के दोनों डोज या तत्कालिक कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रबंध समिति में निर्णय लेके जो है दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित करने की कार्रवाई की है। 1000 दर्शनार्थी सुबह शाम 2 शिफ्टों में दर्शन पा सकेंगे।
इसके लिए दर्शनार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मंदिर के ऐप पे या मंदिर की वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। दोनों वैक्सीनेशन लगाने का प्रमाण पत्र या 48 घंटे के RT-PCR रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगी। नवा रायपुर में ग्राम उपरवारा के भैंसा चौक में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता और बेटी बाल बाल बच गए हैं। दुर्घटना में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। संजीवनी और डायल 112 की सहायता से तीनों घायलों को अभनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दीपक महंत नाम का युवक हंगामा करने लगा। वायरल वीडियो में युवक चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे में बीएमओ अमोश किंडो ने बताया कि दीपक महंत अपनी मां को सीएचसी लाने के लिए एम्बुलेंस लेने आया था। जब उसकी मां को सीएचसी लाया गया तो डॉक्टर संयोगिता पैकरा ने चेकअप किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस बारे में जब दीपक महंत को बताया गया तो वो भड़क गया और हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाना शुरू कर दिया। हम तो सेवा के लिए हैं, हमारा काम ही सेवा करना जी ना, लेकिन इस तरह का व्यवहार अगर मरीज के परिजन हमारे साथ करेंगे तो हमारा तो मोरल डाउन होगा। हम ऐसे में कैसे काम कर सकते हैं। भिलाई की सुपेला थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी जलकर खराब हो गई है। दुकान में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में हुए धमाके से इलाके में भगदड़ सी मच गई थी। धमाका इतना भयंकर था कि लोगों ने आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया। हालांकि इस भीषण हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए की ज्वेलरी जलकर खराब हो गई है। लक्ष्मी मार्केट में आगजनी की सूचना मिला था। इस गैस सिलेंडर रखा हुआ था घर ले जाने के लिए, और शॉर्ट सर्किट से जल जाने से उसमें गैस ब्लास्ट हो गया। फायर ब्रिगेड और बल भेजकर उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। चंबल नदी से अवैध रेत खनन को रोकने के लिए रेत माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन वो कितने बेखौफ है इसकी वानगी फिर देखने को मिली है। रेत माफिया के गुर्गों ने मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर 3 महिलाओं को ट्रैक्टर से कुचल दिया है, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दरअसल चंबल नदी से अवैध रेत खनन को लेकर वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही थी। उसी दौरान रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे ड्राइवर ने तेज रफ्तार में इन तीनों महिलाओं पर ट्रॉली चढ़ा दी। खेत के किनारे पे वहाँ पे पीछे से रेत वाला आया, उसने एक्सीडेंट मार दिया। पीछे फॉरेस्ट की डीएफओ की गाड़ी थी और वो भी उस समय नहीं रुके सर, और ट्रैक्टर के पीछे चले गए। उन्होंने लेडीज को भी नहीं देखा। 2 लेडीजों के पैरों में लगी है और एक बिल्कुल स्पॉट पर ही खत्म हो गई है। 3-4 ट्रैक्टर बगल से डंपर आ रहा था। डंपर के पीछे पुलिस की 2 गाड़ी थी और पुलिस की गाड़ी उनको रख देने चले जानी नहीं थी। आगे से डंपर ने ट्रैक्टर रोक दिए तो ट्रैक्टरों ने बरकावे के चक्कर में इधर घुमा दिए और लेडीजों पे चढ़ाता हुआ ट्रैक्टर चला गया। पुलिस की गाड़ी और डंपर दोनों चले गए। उन्होंने लौट के नहीं देखा ये क्या हुआ है। यहाँ पर एक महिला को ट्रैक्टर चालक के द्वारा कुचल दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि पीछे फॉरेस्ट की गाड़ियाँ आई हुई थी। 2 महिलाएं घायल हैं, एक मृत हो चुकी है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फरियादी को लेकर थाने विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। भोपाल में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। ताज़ा मामला राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां शनिवार रात 11 बजे हॉर्न बजाने को लेकर कार सवारों ने आधे घंटे तक जमकर उत्पात मचाया है। होटल के बाहर बैठे एक युवक पर हमला कर तलवार और हॉकी से उसे जमकर पीटा। इसके बाद होटल मालिक पर भी हमला कर दिया, तो होटल में भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों पर मारपीट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
लंबे मूछों के चलते सस्पेंड हुए भोपाल के पुलिस आरक्षक राकेश राणा अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। राकेश राणा का कहना है कि मैं राजपूत हूं और मूछें रखना मेरी शान है। नौकरी भले ही जाए पर मैं मूछें नहीं काटूंगा। राकेश एमटी पुल भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक को ऑपरेटिव फ्रॉड और लोक सेवा गारंटी के वाहन पर चालक के रूप में पदस्थ हैं। उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन से प्रेरित होकर मूछें रखी थी, लेकिन मूछों से उनका प्यार उन्हें और महंगा पड़ गया। हालांकि मूछों की तरह उनके तेवर भी कम नहीं हुए। सस्पेंड होने के बाद भी राकेश का कहना है कि मैं राजपूत हूं, मूछें रखना मेरी शान है। नौकरी भले ही चली जाए पर मूछें नहीं काटूंगा। सर का कहना था स्पेशल डी साहब का कि मूछें कटवा लीजिए आप, तो श्रीमान मेरा ये मानना है कि मूछें तो कटवाऊंगा नहीं, चाहे लंबी तो जाए, मूछें नहीं कटवाऊंगा, यही मेरा कहना था। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। आपके सामने हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दतिया में रात ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। यहाँ के 25 से 26 गांव में भारी ओलावृष्टि हुई। अन्नदाता की मेहनत पानी पानी हो गई। वहीं बैतूल में भी यही तस्वीरें देखने को मिली है। यहाँ रविवार सुबह तक बारिश होती रही, जिससे बडोर कृषि मंडी में खुले में रखा हजारों क्विंटल मक्का गीला हो गया है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भिंड, बैतूल और दतिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां खुले में रखा हुआ अनाज तो खराब हुआ ही, फसल भी चौपट हुई सरसों की आप देख रहे हैं। और भिंड में ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।